नेक्स्ट सेशन के लिए बीटीआर का जो नया सिलेबस आया है सेमेस्टर स्कीम के अकॉर्डिंग, उसमें आज हम चैप्टर 2 शुरू करते हैं। फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, यानी कि बल, कार्य और ऊर्जा। ये आपके चैप्टर का नाम है। इसका पार्ट 1 यानी कि कुछ टॉपिक आज हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो सिलेबस में मेंशन किया गया है वो है फोर्स, मोमेंटम, स्टेटमेंट एंड डेरिवेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि बल और संवेग में हमें पढ़ना है रेखीय संवेग के संरक्षण का कथन और उसकी व्युत्पत्ति। शुरुआत करते हैं हम फोर्स या बल से। फोर्स या बल क्या होता है? एक प्रकार का धक्का या खिंचाव होता है। धक्का मतलब जिसे आप अपने से दूर पुश करते हैं, और खिंचाव मतलब आप अपनी साइड में खींच रहे हैं। तो फोर्स है वो एक प्रकार का धक्का या खिंचाव होता है जिससे कोई भी वस्तु है उसकी अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। अवस्था में परिवर्तन का मतलब अगर वो वस्तु स्थिर है तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है, और शिफ्ट होने के लिए वो गति करती है। या अगर वो वस्तु ऑलरेडी गतिशील है, पहले से गतिशील है, तो उसके अंदर कुछ त्वरण उत्पन्न हो जाता है। त्वरण मतलब उसका जो वेग है उसमें परिवर्तन हो जाता है। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो उस वस्तु के वेग में परिवर्तन को उत्पन्न करें। वेग में परिवर्तन से मतलब यहाँ वेग का मान भी बदल सकता है और वेग की दिशा भी बदल सकती है। यानी अगर किसी वस्तु के वेग के मान में परिवर्तन हो रहा है तो भी उसमें त्वरण उत्पन्न होगा, और किसी वस्तु के वेग की दिशा बदल रही है तो भी उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। तो फोर्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि फोर्स एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जिससे किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। अवस्था में परिवर्तन का मतलब अगर वस्तु स्थिर या गतिशील, या तो वो स्थिर है या गतिशील है, तो उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाए या उस वस्तु की दिशा में परिवर्तन हो जाए। तो ऐसा जो इंटरेक्शन है, ऐसी जो क्रिया है, उसे आप बल या फोर्स कहते हैं। आपने चैप्टर 1 में अदिश और सदिश राशियां पढ़ी थी। अदिश राशि थी जिनकी कोई दिशा नहीं होती, और सदिश राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। बल जो है वो एक प्रकार की सदिश राशि होती है। बल का मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन कौन सी पद्धति में? एसआई पद्धति में, यानी कि मानक अंतरराष्ट्रीय पद्धति जो है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, उसमें बल का मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। सीजीएस पद्धति में आप देखेंगे तो बल का मात्रक डाइन होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमें देखना है रेखीय संवेग का संरक्षण का नियम और उसकी व्युत्पत्ति। उससे पहले हम देखते हैं कि रेखीय संवेग या लीनियर मोमेंटम होता क्या है। तो देखिए, अगर कोई वस्तु गतिशील है तो उसका कुछ वेग होगा, और किसी भी वस्तु में कुछ द्रव्यमान होता है। इन दोनों चीजों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी कि वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग या मोमेंटम कहते हैं। संवेग को P से लिखा जाता है, रेखीय संवेग को P से लिखा जाता है। इसका मतलब आपको मिलता है P बराबर m इंटू V, जहां m उस वस्तु का द्रव्यमान होता है और V उस वस्तु का वेग होता है। अब देखिए, वेग एक सदिश राशि है, इसलिए ये जो संवेग है ये भी एक सदिश राशि होती है। अब संवेग की दिशा किस दिशा में होगी? तो जिस डायरेक्शन में किसी वस्तु का वेग होता है उसी डायरेक्शन में उस वस्तु का संवेग भी होता है। संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है? कोई भी क्लोज सिस्टम है, यानी कि बंद निकाय है। बंद निकाय मतलब ना तो उस निकाय से किसी भी वस्तु का
या किसी भी अन्य चीज का कोई आदान प्रदान नहीं होता। वो अपने आप में क्लोज है, ना तो उसके अंदर कुछ आ सकता है ना उसके अंदर से कुछ बाहर जा सकता है। तो संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि कोई भी क्लोज सिस्टम है यानी कि बंद निकाय है, अगर आप उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगा रहे हैं, मतलब बाहर से उसके ऊपर कोई बल नहीं लगा रहे हैं, तो उस निकाय का कुल रेखीय संवेग जो है वो नियत रहता है। यानी कोई क्लोज सिस्टम है, अगर उसमें हम बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाते हैं, जैसा वो सिस्टम है वैसा का वैसा ही रहता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगाया जाता, तो उस निकाय का कुल रेखीय संवेग जो है वो नियत रहता है। डेरिवेशन क्या कहता है कि कोई भी बंद निकाय पर, आपने कंडीशन क्या देखी थी कि कोई भी बंद निकाय है उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, इसे मैं दूसरे शब्दों में कह दूं कि बल का मान जीरो है, यानी F इक्वल्स टू जीरो। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दिया जाता है। आपने 10th क्लास में न्यूटन की गति के नियम पढ़े होंगे, मैथमेटिकल भी और थ्योरेटिकल भी। तो न्यूटन की गति का सेकंड लॉ आपको कहता है कि F की वैल्यू जो है वो dp अपॉन dt के बराबर होती है। इसे मैंने इक्वेशन 2 दे दिया। न्यूटन की गति का सेकंड नियम क्या है? किसी भी सिस्टम पर जो एक्सटर्नल फोर्स लगता है, बाह्य बल लगता है, उसका मान संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यानी समय के सापेक्ष संवेग में जितना परिवर्तन हो रहा है उससे बाह्य बल के बराबर लिया जाता है। तो F आपको मिला। अब मैंने मान लिया कि dt टाइम है, जहां भी d लगा हुआ दिखे इसका मतलब उसकी वैल्यू बहुत छोटी है। तो ये जो dt टाइम इंटरवल है, dt समय है, इसका मान बहुत कम है। कोई कोई भी वैल्यू जिसका मान बहुत कम हो उसे यहाँ हम d से लिख देते हैं। तो समय लेना है जो जिसका मान बहुत छोटा है तो उसे dt लिख दिया। dt टाइम में संवेग जो p है आपका, उसमें भी बहुत कम परिवर्तन हो रहा है, तो उसे मैंने dp लिख दिया। तो संवेग में परिवर्तन की दर क्या होगी? dp अपॉन dt। न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बाह्य बल के बराबर होता है। यानी इक्वेशन आपको मिलती है F बराबर dp अपॉन dt, इक्वेशन 2। अब देखिए आपकी इक्वेशन 1 कहती है कि आपके सिस्टम पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा, यानी F का मान है 0। इक्वेशन 2 कहती है कि F का मान है dp अपॉन dt। तो 1 और 2 से कंबाइंड फॉर्म में या मिला के हम कह सकते हैं कि dp अपॉन dt का मान कितना होगा? 0। या इसे ऐसे देख लीजिए, इक्वेशन 2 आपकी कह रही है कि dp अपॉन dt का मान है F के बराबर, और इक्वेशन 1 आपकी कह रही है F का मान है 0 के बराबर। इसलिए dp अपॉन dt मिला आपको 0। दोनों साइड में हम समाकलन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो आपको मिलता है p की वैल्यू कांस्टेंट या नियत। p की वैल्यू कांस्टेंट है यानी कि नियत है, इसका मतलब p क्या है यहाँ पर? संवेग। तो संवेग का मान नियत है। तो हम कहाँ से स्टार्ट हुए थे कि किसी बाह्य निकाय पर, किसी बंद निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा, यानी F बराबर 0। और एंड हमने किया कि जो संवेग है उसका मान नियत मिल गया। तो दोनों कंडीशन को मिला के क्या कहा जाए कि अगर किसी बाह्य निकाय, बंद निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस निकाय का जो संवेग है वो नियत रहता है। यही हमारा रेखीय संवेग संरक्षण का नियम था। तो ये जो चीज है ये आपका प्रूव करती है कि रेखीय संवेग संरक्षण के नियम का जो कथन आपने लिखा था उसे मैथमेटिकली आप इस तरीके से डिराइव कर सकते हैं।